देखो, क्लास 10th में टोटल है आपका 15 चैप्टर। टोटल 15 चैप्टर मैथ्स में पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। टोटल 15 चैप्टर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा इजी कैटेगरी, इजी मैथ्स जिसको आप बोल सकते हो। दूसरा होगा एवरेज मैथ्स, इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। और लास्ट में है हमारा हार्ड मैथ। इजी में आता है आपका रियल नंबर, दूसरा है आपका पोलिनोमियल, तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, चौथा है आपका स्टैटिस्टिक्स, और पांचवा है आपका प्रोबेबिलिटी। एवरेज में आपका आ जाता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, और लास्ट आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ये 5 चैप्टर जो है ये एवरेज है, जो थोड़ा सा हार्ड है। समझिए कि इजी से थोड़ा सा हार्ड है। और हार्ड में आ जाता है आपको आइडेंटिटी, कोऑर्डिनेट, उसके बाद आपका आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये टोटल आपके चैप्टर्स हैं क्लास 10th में जो आपको पढ़ना है। और सबसे हार्ड जो है यह आइडेंटिटी है, कोऑर्डिनेट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और वॉल्यूम है। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है और सबसे इजी है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, मतलब आप पास हो गए। देखो, एक होता है हार्ड लेबर करना और एक होता है स्मार्ट लेबर करना। मतलब कम पढ़ के ज्यादा नंबर आए तो हमें नंबर भी लाना है, नॉलेज भी गेन करना है, कंसेप्ट भी अपना क्लियर करना है। तो इन तीनों चीजों के लिए सबसे पहले हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिस चैप्टर को कम समय में ज्यादा हम लोग रिवाइज कर सकें, कम समय में ज्यादा हम सीख सकें। तो ये 5 चैप्टर याद कर लो कि ये 5 चैप्टर जो है हमारा, इससे हम पूरा इसको याद कर लेंगे, पूरा इसको सीख जाएंगे तो 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर इस 5 को अगर आप कर लेते हैं तो ये जो 5 चैप्टर है ये लगभग 35 मार्क्स का होता है। ये लगभग 35 मार्क्स का ये 5 चैप्टर होगा। और लास्ट में ये जो 4 चैप्टर है ये 20 मार्क्स का होगा। एक इसमें आपका ट्रायंगल भी ऐड कर लो। ये 5 चैप्टर जो है ये 20 मार्क्स का होगा। मतलब अगर इजी और एवरेज अगर इस दोनों को अच्छे से कर लिए तो 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। 50 एबव होगा तो आउट ऑफ 80 अगर 50 एबव है तो प्रैक्टिकल का 20 नंबर मिला लो तो 70 नंबर तो आना ही है। ये बात आया समझ में कि नहीं आया? अगर स्कूल में अगर आपके घर पर जो ट्यूटर हैं वो क्या पढ़ाएंगे सो समझो, वो कहाँ तुमको अपना समय वेस्ट करेंगे सो समझना। वो इन पर न फोकस करके वो इन पर फोकस करेंगे। आइडेंटिटी तुमको कम से कम 2 महीने पढ़ाएंगे, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह आपके होम ट्यूटर हो, चाहे वह जिस भी कोचिंग में पढ़ो। जब आइडेंटिटी स्टार्ट होगा तो उस दिन तुम हमको याद करोगे, कहोगे कि हाँ सर वो 2 महीना पढ़ाए। और आइडेंटिटी तुम 2 महीना पढ़ो, 6 महीने पढ़ो, चाहे तुम साल भर पढ़ो, बोर्ड में इससे 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा पूछ नहीं सकता है। ट्रायंगल वो पूरा 1 महीने में पढ़ाएंगे। तो पूरा 1 महीना तुम कितना भी कर लो तो 6 नंबर से ज्यादा नहीं पूछने वाला है। और ये पांचों चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए
सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको 80 में पहले 50 लाना है, ना कि 80 की तैयारी करनी है। आउट ऑफ 80 नंबर्स नहीं लाना है मुझे, पहले मुझे पास मार्क लाना है। उसके बाद मुझे 50 मार्क्स के लिए जाना है, और लास्ट में अगर समय बचेगा तो हम 80 में 80 के लिए। बच्चे क्या गलती करते हैं और टीचर क्या गलती करते हैं? टीचर, देखो एक चीज समझ लो, टीचर और लीडर दोनों सेम होता है। रिजल्ट कभी भी न मैं देता हूँ न कोई टीचर देता, हमेशा बच्चा रिजल्ट देता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, मेरे पढ़ाने से कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो इसलिए कोई भी टीचर स्कूल के हों या कहीं के भी हों, उनसे खाली आप डेविएट नहीं होइएगा। पहले आप अपना टारगेट जो ये 5 चैप्टर का, इसको चाहे आर डी शर्मा हो, टीएमएच हो, टाटा मैग्रो हिल, कोई भी दुनिया का कोई भी किताब हो, कहीं से भी पूछे तो ये 5 इतना इजी है कि आपसे छूटेगा नहीं। सबका क्लियर विजन हुआ कि नहीं हुआ? जिया, प्रियांशी, तो सबसे पहले हमको ध्यान में ये रखना है, स्कूल में पढ़ाएगा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने दो, लेकिन एग्जाम में तुमको अगर नंबर लाना है 90 प्लस अगर अगले साल बोर्ड में, तो तुमको इस पैटर्न से ही चलना होगा। अच्छा सोचो, कल हम केमिकल रिएक्शन तुमको हम पढ़ाए, तुम स्कूल में भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल में जब वो पढ़ाएंगे तो तुमको बेसिक कंसेप्ट देंगे ही नहीं कि वैलेंसी कहाँ से आई, Al2O3 कहाँ से बना, ये कोई बेसिक नहीं पढ़ाएगा। सीधा चैप्टर स्टार्ट करेगा, क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का देगा बनाने के लिए। बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? तो वो एक ओसवाल का सेट उठाएंगे, वहां से आपका ये क्वेश्चन देंगे। तो इसलिए तुम लोग को मैं पहले भी गाइड कर रहा हूं। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तुम जहां भी चले जाओ, चाहे वो बड़े बड़े एडटेक जितने भी हैं, सबका तुम फी देख लोगे, 3,000 रुपये पूरे साल का, 3,000 रुपया, 2,000 रुपया पूरे साल। तो वो कैसे पढ़ाते हैं? तो वो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर लाइव। तुम चैट से प्रॉब्लम पूछ सकते हो, मतलब आज तुम चैट करोगे तो एक सप्ताह के बाद हम जवाब देंगे। मेरा क्या है, सामने टू सामने तुम भी बैठे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा क्या है, मैं क्वालिटी एडेड शुरू से दिया हूँ और आज भी दूंगा। और तुम लोग को 31 जुलाई जो मैंने डेडलाइन दिया, उस दिन तक मैथ और साइंस दोनों कंप्लीट होगा। तो अपना ध्यान केवल इस 5 पर और इस 5 पर शुरू में रखना है। लास्ट में अगर सही रहा सब चीज तो हम इस 5 को अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास मैं पहले भी बोल दे रहा हूं, आज का क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद भूल जाइएगा कि कुणाल सर कोई चीज पढ़ाए भी। एकदम मूवी की तरह तुम लोग खाली देखते रहना 2 घंटा, समझो कि एनिमल फिल्म चल रहा है। तुम लोग को न बनाने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है। अब आते हैं, देखो सबसे पहले हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने उस दिन भी बोला कि नंबर डिजिट से बनता है। तो डिजिट कौन कौन सा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद 10 क्यों होगा? क्योंकि जीरो का डाटा जो है 9 पर आके खत्म हो जाता है। अगर डबल डिजिट में जीरो जाएगा तो 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9। लेकिन डिजिट से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर तुम क्लास में पूछोगे कि 9 के बाद सर 10 क्यों आता है, तो सारे बच्चे कहेंगे ये पागल हो गया मिर्दूस, प्रियांशी पागल हो गई कि 9 के बाद 10 क्यों आता है। और टीचर तुमको प्रिंसिपल के पास ले जाके टीसी दिलवा देगा कि लड़की जो है ये पूछ रही है 9 के बाद 10 क्यों होगा। लेकिन इसका पीछे का कंसेप्ट समझो, 9 के बाद 10 ही क्यों होगा? तो जीरो का खेल खत्म हो चुका है। अब जीरो के बाद कौन सा डिजिट है? तो 1 है, तो 1 से शुरू होगा। तो 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3,
1 4, ऐसे करके फिर 19 तक जाएंगे। तो 1 का खेल फिर खत्म, अब 2 से शुरू होगा, तो फिर 2 0, 2 1, 2 2, फिर देखो 2 का खेल खत्म, अब 3 का आएगा गेम। तो अब कोई बोलेगा कि 9 के बाद 10 क्यों आएगा, तो आप बोलिएगा कि 0 अपना खेल यहीं पर सिंगल डिजिट में खत्म कर लिया। तो स्टार्ट किससे होगा? 1 से, इसलिए 10 से यह शुरू होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? मृदु समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग टेबल। देखो तुमको रटाया गया नर्सरी क्लास में काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो ऊपर है, देखो जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है, जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ऊपर है बस उसमें 0 1 डाल देना है, तो 1 का टेबल हो गया। ये किसका टेबल है? 1 का। किसका टेबल है? 1 का। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। अब देखो इसमें अगर तुम 0 डाल दो तो 10 का टेबल, आया समझ में? ये है आपका 10 का टेबल। अगर तुम इसमें अगर तुम इसमें 1 डाल दो, 1 का फिर से लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में कितना है? 11, तो 11 पर एक 0 डाल दो, तो यह किसका टेबल हो गया? 11 का। किसका टेबल हो गया? 11 का। अगर तुमको मन है 111 का टेबल लिखने का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर में कितना है? 111 पर एक 0 डाल दो, तो ये किसका टेबल हो गया? 111 का। आया समझ में कि नहीं आया? समझ आ गया? तो अब आपको 111 तक का टेबल आ गया। अब दूसरा आते हैं, इसको फिर डिलीट करते हैं। टू टू का टेबल लिखना है, तो 2 4 6 8। अब देखो 2 5 जा कितना होता है? 10, पहले से कितना है? 5, तो 5 1 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 0। 2 6 जा 12, और यहाँ पहले से कितना है? 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 72। 2 8 जा कितना होगा? 2 7 जा 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 को ऐड करेंगे तो 7 1 8, तो ये कितना हो जाएगा? 84। 2 8 जा कितना होगा? 16, और यहाँ पहले से कितना है? 8 है, तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9, तो 96। 2 9 जा 18, और पहले से क्या है? 9, तो 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा? 108। अब मैंने पहले ही कहा है जो ऊपर है उसको नीचे लिख दो और एक 0 डाल दो। ये किसका टेबल है? 12 का। आया बात समझ में कि नहीं आया? अगर तुमको लिखना है किसका टेबल, तुमको लिखना है 15 का टेबल या 13 का टेबल, कुछ मत करो। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ऊपर है उसको रहने दो ऐसे ही। 13 का लिखना है तो 3 6 9 12। अब देखो डबल डिजिट स्टार्ट है 12, तो 12, अब पहले से 4 है, तो 2 4 1 5, तो कितना हो जाएगा? 52। 3 5 जा 15, और ये कितना है? 5, तो 5 1 65। 3 6 जा 18, और यहाँ कितना है? 6, तो 78। फिर 3 7 जा 21, अब पहले से कितना है? 7, तो 91। फिर यह कितना है? 3 8 जा 24 और 8,
तो 8 टू 10 तो कितना हो जाएगा 104, फिर हो जाएगा 117, और जो ऊपर है उसको तुम नीचे लिखकर 0 डाल दो। ये किसका टेबल है? 13 का। किसका टेबल है? 13 का। अब आते हैं, अगर तुमको मन है अब देखो, तुम्हें अगर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30, हम तुमको बोले कि 31 का टेबल बताओ, तो सर हमको तो 20 तक पढ़ाया गया था, उसके बाद तो मैम हमको पढ़ाई नहीं। अरे यार कुछ नहीं करना है, केवल देखो 31 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हमने क्या बोला था शुरू में, जो ऊपर है वो उतार कर 0 लगा दो, बस हो गया 31 का टेबल। अब देखो, अगर तुमको 9 का टेबल, 9, 18, 27, 35, 54, 63, 72, 81, और 9 जो ऊपर है उसको नीचे रहने दो। कुछ नहीं करना है इसमें। 91 का टेबल लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जो ऊपर है उसको नीचे। ये हो गया 91 का टेबल। किसी भी टेबल का सम, समझ लो, किसी भी टेबल का सम 55 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर तुमसे पूछ दिया 2 का टेबल का जोड़ बताओ, 2 के टेबल को जोड़ो, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इसको जोड़ो। कुछ नहीं करना है, 2 गुने 55 कितना हो जाएगा 110। 3 के टेबल का सम तो 3 इंटू 55। 4 के टेबल का सम 4 इंटू 55। 6 के टेबल का सम तो 6 इंटू 55। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अब देखो, कुछ टेक्निक तुमको दिमाग में रखना होगा। जब भी आपको मल्टीप्लाई दे, जब भी आपको, प्रियांशी, जिया, आद्या, मृदु, समझ में आ गया ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तुमसे अगर हम बोले कि 3 के टेबल का सम तो 3 इंटू 55 कर दो तो 165। 5 के टेबल का सम तो 5 इंटू 55 तो 275। अब जैसे क्वेश्चन तुमको दे दिया 3698 इंटू 15, तो आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे क्वेश्चन दे दिया वैसे ही बनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ अपना चीज अप्लाई नहीं करते हैं जो आपके पास अभी नहीं है दिमाग। तो 8 5 जा 40, फिर इससे किए, फिर इससे किए, फिर इससे। मैं वैसे नहीं बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 15 का टेबल हमको आता था, तो 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 6 जा 90, 15 3 जा 45, इसको हम जोड़ देंगे। उल्टा करेंगे हम, जिसका हम टेबल जानते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन दे दे 4 6 7 8 9 इंटू 16, हम ऊपर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम नीचे से चलेंगे। 69 जा 144, 16 8 जा 128, 16 7 जा 112, 16 6 जा 96, 16 4 जा 64, इसको हम ऐड कर देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? मृदुस आ गया समझ में? प्रियांशी, अब देखो, अब आते हैं, ये था मल्टीप्लिकेशन एडिशन, जो बेसिक आपका जो कंसेप्ट था उस पर मैंने बताया। अब आते हैं हम लोग रियल में, रियल नंबर पे। ये नंबर का मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर में। रियल नंबर में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है डिवीजन।
तो यह है ए, यह है बी, यह है सी, और नीचे आ गया डी। बी क्या है? डिवाइजर। सी क्या है? कोसेंट। और डी क्या है? रिमाइंडर। और ए बराबर होगा बी इंटू सी प्लस डी, मतलब डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो अगर है तो मतलब वह नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर जीरो अगर है तो वह नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। ये चीज याद रखिएगा, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जैसे आपको दे दिया 29, 4 से हम डिवाइड किए तो 4 7 जा 28, तो कितना आ गया? 1। तो देखो 29 इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू 7 प्लस 1। अगर इसी को फ्रैक्शन में लिखना हो तो कोसेंट को हम लोग लिखेंगे यहां, और डिवाइजर को लिखेंगे हम यहां, और रिमाइंडर को लिखेंगे हम यहां। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो कोसेंट को लिखेंगे हम यहां, डिवाइजर को लिखेंगे हम नीचे, और रिमाइंडर को लिखेंगे हम ऊपर। समझ में आया या नहीं आया? अब आते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम। तो मैंने पहले भी बता रखा है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब दो नंबर दे रखा है और बोला उसका एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ का और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वह बराबर होगा उस दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। अगर एचसीएफ कहा निकालने के लिए तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एलसीएम, और एलसीएम बोला निकालने के लिए तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अब बाई एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद अगर हम बोले 6 पर पावर एन, 2 पर पावर एन, 3 पर पावर एन, 4 पर पावर एन, 5 पर पावर एन, 8 पर पावर एन, 9 पर पावर एन, 7 पर पावर एन, क्या इनका पावर तुम कुछ भी ले लो, इनका पावर तुम कुछ भी ले लो, चाहे 1 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, चाहे 5 ले लो, कभी भी इसका पावर अगर आप कुछ भी लेते हैं तो यूनी डिजिट क्या है? यूनी डिजिट जीरो नहीं आएगा। यूनी डिजिट जीरो कभी नहीं आएगा, चाहे आप पावर कुछ भी ले लो। यूनी डिजिट जीरो होने का मतलब है कि वह नंबर जो होगा उसका फैक्टर 2 इंटू 5 होना चाहिए, मतलब 2 के पावर इंटू 5 का पावर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखना क्या है? 6, so that क्वेश्चन है so that 6 पावर n कैन नेवर इंड्स विद डिजिट 0। तो लिखना है 6 एज फैक्टर एज 2 और 3। 6 का फैक्टर 2 और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए यह नंबर जो है इंड नहीं करेगा 0 से। यूनिट डिजिट इसका 0 नहीं हो। अब तुम सोचो ना, तुम सोचोगे कि सर 6 का पावर 5 ले लेते हैं, तुम तो दिमाग में लगा रहे हो 6 5 जा 30। नहीं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 216 इंटू 6 1256। मतलब कितना बार भी गुना करोगे 6 को तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा, न कि 0 होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि किसी भी डिजिट का पावर कुछ भी हो, 0 तभी होगा जब उसका फैक्टर 2 इंटू 5 होगा। मतलब 10 का टेबल 2 इंटू 5 10 20, 10 का टेबल अगर होगा तो ही उसके यूनिट डिजिट 0 होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा सो डैट 8 पर पावर n
कैन नेवर ends with digit 0, तो आपको लिखना है 8 हैज फैक्टर एज 2 नॉट 5, सो 8 पावर n कैन नेवर ends with digit 0। आपसे पूछा सो दैट 12 पावर n 12 पावर n कैन नेवर ends with digit 0, तो आपको लिखना है 12 हैज फैक्टर 2 and 3 not 5, so 12 पावर n कैन नेवर ends with digit 0। ठीक है, अब आते हैं, बोलिए, किसी को पूछना? हाँ सुनो, किसी भी डिजिट का जब तुम कुछ भी पावर ले लो, जीरो नहीं हो सकता है। जब वह तभी जीरो होगा जब उसका पावर का फैक्टर 2 इंटू 5 होगा। क्या होगा पावर का फैक्टर? 2 इंटू 5। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सो डैट 4 पावर n या 15 पावर n कैन नेवर ends with digit 0, तो आपको लिखना है 15 हैज द फैक्टर एज 3 and 5 नॉट 2, सो 15 पावर n कैन नेवर ends with digit 0। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब उसके बाद आते हैं हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, हम लोग क्लास 9 में लीनियर पढ़े थे, क्वाड्रेटिक में आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़े थे क्लास 9 में, 8 में भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था। तो क्या है कि पोलिनोमियल 3 तरह के होंगे, एक होगा लीनियर, दूसरा होगा क्वाड्रेटिक और तीसरा होगा क्यूबिक। मतलब x का पावर अगर 1 होगा, x का पावर 1 मतलब वह लीनियर, x का पावर 2 मतलब वह होगा क्वाड्रेटिक और x का पावर 3 मतलब होगा क्यूबिक। अगर x का पावर 4 है तो कहेंगे इसको हम बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब x एक्सिस को एक बार काटेगा, x एक्सिस को एक बार काटेगा तो कहेंगे लीनियर, x एक्सिस को 2 बार काटेगा, 2 बार कट करेगा तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, x एक्सिस को 3 बार काटेगा तो कहेंगे हम क्यूबिक और x एक्सिस को 4 बार काटेगा तो उसको कहेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। क्या है? x एक्सिस को एक बार काटा तो क्या कहेंगे? लीनियर। x एक्सिस को 2 बार काटा तो क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। x एक्सिस को 3 बार काटा तो क्या कहेंगे? क्यूबिक। और x एक्सिस को 4 बार काटा तो उसको क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। मतलब जब भी आपको स्ट्रेट लाइन नजर आए तो लीनियर, जब भी आपको कटोरा समझ में आए मतलब इस तरह का मिले डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला तो कहेंगे क्वाड्रेटिक। अगर आपको वेव जैसा नजर आएगा, इस तरह का नजर आएगा तो 3 बार x एक्सिस को काटेगा तो कहेंगे क्यूबिक और 4 बार अगर x एक्सिस को काटा तो उसको कहेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। अब देखिए कैसे काटेगा, सो समझिएगा। ये है आपका ग्राफ कॉपी, यह ओरिजिन है जहां पर दोनों मिलता है। इसकी वैल्यू जो होती है वह होता है 0 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 0। मतलब इसका x डायरेक्शन भी 0 और y डायरेक्शन भी 0। तो देखो नेचर में हर चीज का रंग बदलता है, हर चीज का अपना अपना कैरेक्टर। जैसे क्लास 5 में आपको बताया गया हाउ मेनी डायरेक्शन, तो आप लोग को बताया गया 4 डायरेक्शन।
कौन कौन बताया गया? तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अभी तक आप 4 ही जान रहे थे। जैसे आपको याद होगा जब केमिस्ट्री में पोटेशियम का सिंबल क्या था? के। क्या था? के। इस के का देखो, जैसे ही केमिस्ट्री में था तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, जैसे ही फिजिक्स में आएगा तो यह हो जाएगा कूलम्स कांस्टेंट। मतलब के जो है अब वह कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगा। मैथ्स में जैसे ही के आएगा तो मतलब समझ लेना वह कांस्टेंट। के बिना कुछ नहीं है, देख रहे हो हर जगह के है। इसी तरीके से डायरेक्शन आपका है क्लास 5 में, 6 में, 4 में, हो सकता है अभी तक भी आप जानते हो डायरेक्शन होते हैं 4, लेकिन अब आपको डायरेक्शन बोलना है 10। टोटल डायरेक्शन कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। कैसे? तो ये है आपका ईस्ट, तो ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, और ये है आपका साउथ। ये है आपका ओरिजिन, जहां पर वैल्यू हो जाती है 0। आप हैं यहां खड़े, आपको जाना है ईस्ट के तरफ तो आप चलोगे ऐसे, आपको जाना है नॉर्थ के तरफ तो आप जाओगे ऊपर, आपको जाना है लेफ्ट तो वेस्ट, आप जाओगे नीचे तो साउथ। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको हम लोग लेते हैं एक्स डैश एक्सिस, और इसको हम लोग लेंगे वाई डैश एक्सिस। तो 10 डायरेक्शन कौन कौन सा है? इस दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इस दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट, इस दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, और इस दोनों के बीच में साउथ ईस्ट। तो हो गए टोटल 8, और 9वां डायरेक्शन है अप, और 10वां डायरेक्शन है डाउन। मतलब याद होगा ग्रेविटेशनल चैप्टर में क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, कोई बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया तो जी क्या होगा, कोई बॉल है जो छत पर से नीचे फेंका गया तो जी क्या होगा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती थी, प्लस और माइनस, ऊपर गया और नीचे आया, उसमें क्या होता था? प्लस और माइनस का साइन होता था या नहीं होता था? मतलब डायरेक्शन टोटल कितने अब बोलोगे? 10। टोटल डायरेक्शन होगा 10। कौन कौन? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। उसके बाद आपका अप, और 10वां जो होगा वह क्या होगा? आपका डाउन। अब हम लोग आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखो यह है पिज्जा, पिज्जा तो सब लोग देखे होंगे, खाए भी होंगे। तो जो एक सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360। कितना होता है? 360। कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट होता है 360। चार दोस्त मिलकर खाए तो क्या करेंगे? चारों दोस्त चाकू लेकर इसको काटेंगे तो 4 हिस्सा हुआ, तो 4 हिस्सा सर्कल का जैसे ही होगा तो 90 90 का हर हिस्सा होगा। मतलब एक क्वार्टर, चार दोस्त मिलकर एक पूरा पिज्जा खाएंगे तो 4 हिस्सा करेंगे, कितने कितने का एंगल होगा? तो 90 90 का 4 एंगल, मतलब 4 क्वार्टर। तो इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सब क्लास 8 9 का हम पढ़ा रहे हैं, कोई नया 10th का नहीं है। और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो होगा राइट साइड में वह पॉजिटिव होगा, वाई जो होगा अप में वह पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में एक्स निगेटिव होगा और वाई डाउन में क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो प्लस माइनस। अगर आपसे हम बोले
3 और -4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो आपको देखना है 3 मतलब x का पॉजिटिव और y का निगेटिव, x का पॉजिटिव और y का निगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, वह पॉइंट लाई करेगा। अब देखिए, अब जैसे ही हम लोग इसमें और यही पिज्जा खिलाते हैं बच्चे लोग को, इसलिए मेरा फी भी महंगा है, हमेशा पिज्जा खिलाना पड़ता है। अब देखो, कोई भी पॉइंट ले लो, अगर एक्स एक्सिस पर लेते हो, अगर इधर के तरफ लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, इधर के तरफ लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर के तरफ जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अगर कोई पॉइंट है यहां पर, मान के चलो यहां पर कोई पॉइंट है, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले हम लेंगे x का, तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y का कितना है 2, इसको और इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो यह पॉइंट हो जाएगा 3 2। तो कोई भी पॉइंट अगर लेना हो, अगर आप लिए -4 और 5, x का -4 और y का 5, तो मान के चलो हम यहां लिए, तो ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -4 और 5। समझ में आ गया? ये था पॉइंट लेना। अब मान के चलो दो पॉइंट है, अगर मान के चलो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका यहां पर, तो अगर यह पॉइंट अगर हम लेते हैं, यह ले लिए हम 5 और 6, 5 और 6, तो 6x का लिए और y का हम ले लिए 5, तो इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो याद रखना यह बनता है ट्रायंगल। क्या बना ये आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल जैसे ही बनेगा तो यह है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये याद रखो, ये जो पॉइंट है पहला जो लिए हो यह है x1 y1, और यह दूसरा जो लिए हो ये है आपका x2 y2, मतलब x1 y1, तो x की जो डिस्टेंस है वो यहां से मेजर होगा और y का जो डिस्टेंस है वो यहां से मेजर होगा। यहां पर क्या है x2 y2, मतलब यह पॉइंट है x2 और यह पॉइंट है x1, ये पॉइंट है y1 और ये पॉइंट है आपका y2। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x2 और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है y2। तो अब बताना है हमको इसका डिस्टेंस यहां से लेकर यहां, तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 कर देंगे, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो y2 माइनस y1 कर देंगे। अब क्या है, यह है 90 डिग्री, ये है आपका x2 माइनस x1 और ये है आपका y2 माइनस y1। हम जानते हैं कि जिस पर 90 डिग्री बनता है उसको कहते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर जो लाइन सीधा खड़ा होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे कोई एक पॉइंट है, मान के चलो यह है 4 और 5 और यह है 6 और 7,
ये पॉइंट है ए बी। आपसे पूछा कि ए बी का डिस्टेंस निकालिए, कुछ नहीं करना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 और 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर 8। ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला। किसी भी लाइन का जब डिस्टेंस निकालना हो, किसी भी लाइन का जब दूरी निकालना होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर एक्स एक्सिस, अगर आपको दे दिया क्वेश्चन कि एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ये है -2 -3, ये है 4 और 5, तो पी क्यू का डिस्टेंस बताइए, कुछ नहीं करना है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस -2, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि आप तो जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, जब ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 100, तो पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर 100 बराबर 10। मतलब इस दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यही है आपका डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालने का। अब क्या है, अगर एक्स एक्सिस को कोई काटा एक बार, तो इसको कहेंगे हम लोग लीनियर। एक्स एक्सिस को काटा 2 बार, एक्स एक्सिस को काटा 2 बार, कटोरा की तरह 2 बार काटा, तो कहेंगे क्वाड्रेटिक। एक्स एक्सिस को काटा 3 बार, 1 2 और 3, तो कहेंगे हम क्यूबिक। और एक्स एक्सिस को काटेगा 4 बार, 1 2 3 और 4, तो इसको कहेंगे हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। जो एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा तो लीनियर, एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा तो कहेंगे हम क्यूबिक, और एक्स एक्सिस को 4 बार काटेगा तो हम कहेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया जिया? हाँ, नहीं समझ में आएगा लोड नहीं लेना है। देखो कभी कभी देखते हो पूरा फिल्म देख के आ जाते हो और उस फिल्म का एंडिंग समझ में नहीं आता है, कहानी ही समझ में नहीं आता है, होता है बस खाली सुनते रहो देखते रहो, नहीं समझ में आएगा फिर हम पढ़ाएंगे, 50 बार पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझना है, नहीं हार्ड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 घंटे का शो है, इसको देखो और फिर भूल जाओ। तो मैंने पहले ही बोला कि लीनियर मतलब एक बार काटा, क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार काटा। तो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वह क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मतलब x का पावर 2 है, मतलब 2 आंसर, 2 सॉल्यूशन, 2 रूट। तो 2 रूट हम लोग लेते हैं, एक लेते हैं अल्फा और दूसरा लेते हैं बीटा। अब देखिए यह जो इक्वेशन है यह फॉर्मेट होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो जब दोनों के बीच में हम रिलेशन स्टेबल करते हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। कहने का सेंस है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बोला सम ऑफ रूट्स निकालिए,
मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/4। बी के जगह पर कौन है, जो एक्स के साथ है वह बी है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वह ए है, और जो सी है मतलब वह कांस्टेंट है, उसके साथ एक्स नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला तो अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। 2 से 3, 2 से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C/A। और यहां पर क्या हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दे दे 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, तो x के साथ जो है वह क्या है, b है, तो क्या हो जाएगा -5/3, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा C/A, तो C कौन है, तो 2 है, तो 2/3। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको क्वेश्चन दे, अगर आपको क्वेश्चन दे कि बोले 2 और 3 से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए, कुछ नहीं करना है, 2 और 3 के साथ साइन किसका है, प्लस का, तो हम लेंगे -x-2 और x-3, और इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको बोला 4 और 5 से इक्वेशन बनाइए, तो कुछ नहीं करना है, x-4 इंटू x-5। अगर आपको बोला -5 और -6 से इक्वेशन बनाइए, तो क्या हो जाएगा, x -5, तो x + 5 इंटू x + 6। ये चीज याद रखना कि जब भी आपको अगर कहेगा इक्वेशन बनाने के लिए 4 और -7 से इक्वेशन बनाइए, तो कुछ नहीं करना है, x के साथ इसका रिलेशन है माइनस में और x के साथ इसका रिलेशन है प्लस में। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स x², x इंटू 7 + 7x, -4 इंटू एक्स -4x, -4 इंटू 7 तो -28 इक्वल टू, बोलिए, ठीक है, ठीक। ये चीज याद रखना कि जब भी अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेगा बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेगा बनाने के लिए, तो ध्यान क्या रखना है आपको, केवल x के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों टर्म को। जैसे अगर आपको दे दे 4 और 5 का इक्वेशन बनाइए, कुछ नहीं करना, x के साथ इसका रिलेशन है माइनस में और इसका भी क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो x² -5x -4x + 20, तो x² -9x + 20। क्लास 9 में तुमको ये क्वेश्चन मिला था और इससे ये लाना था, याद करो, यही था क्वेश्चन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसी को बोलते हैं। अब समझ में आया, ठीक है ना, रुक जाओ थोड़ा पानी पी लूं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं देखो, आप लोग क्लास 9 में 8 में पढ़े होइएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका श्योर नहीं होना, मतलब प्रोब मतलब आशंका। अगर हम बोले कि तुम टॉप करोगे कि नहीं, यह क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यह क्या है, आपका एक प्रोबेबिलिटी है कि तुम टॉप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कहने का सेंस है कि जब भी कोई चीज अगर हम बोले, मतलब वह कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें कि यह 100% होगा ही, तो उसको को कहेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर 0 होगा
मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर 1 होगा तो हम बोलेंगे श्योर इवेंट, मतलब वह फिक्स है। अब जैसे हम बोले आपको कि तुमको इस बार मैथ्स में कितना नंबर आ जाएगा 10th में, तुम बोले कि सर हमको 0 से ज्यादा और 100 तक आएगा, मतलब 0 और 100 तक आएगा, मतलब तुम श्योर हो। या तो 10 नंबर भी आ सकता है, या 99 नंबर भी आ सकता है, या 60 नंबर भी आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट, जहां पर आप श्योर हो कि 0 से ज्यादा और 101 से कम कुछ भी आ सकता है, मतलब 0 भी आ सकता है और 100 भी आ सकता है, मतलब यह श्योर है। फिर हम थप्पड़ लगाए, हम कहे बोलो कितना नंबर आएगा, तुम कहे कि सर 110 नंबर आएगा, तो ये तो पागल वाला जवाब है, मतलब यह इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल जब भी होगा मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगा 0 से ग्रेटर और 1 से कम, मतलब यह फ्रैक्शन में होगा। और दूसरी चीज, होने का और नहीं होने का दोनों का प्रोबेबिलिटी मिलाकर होता है 1। अब जैसे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो नहीं होने की तो 1 माइनस 0.2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.8। 1 में से उसको घटा देना है। तुम्हारे टॉप करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो फेल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस 0.4 तो कितना हो जाएगा 0.6। क्या करेंगे, 1 में से हम उसको माइनस कर देंगे। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी पिटाई खाने की प्रोबेबिलिटी 0.36 है, तो नहीं पिटाई खाने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो 100 में से इसको माइनस कर दो, इसको 100 पुराना तो 0 क्या हो जाएगा 64। 1.00 से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, जब होने का और नहीं होने का दोनों मिलाकर जब 1 हो गया, तो इसके आगे आते हैं जब आपका एक सिक्का उछाला गया। अब जैसे कल आरसीबी और केकेआर का मैच था, मान के चलो टॉस किया गया, तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। टोटल कितने इवेंट हो गए, तो 2। आपसे पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितना बार आएगा, तो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो टेल कितने बार आएगा, तो 1/2। अब बोलोगे कि नहीं सर सिक्का खड़ा रह जाएगा, तो ये तो पागल वाला जवाब है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो याद रखिएगा जब भी एक सिक्का उछाला जाएगा तो टोटल इवेंट 2 ही होगा। 2 सिक्का को उछालेंगे, 2 क्वाइन को उछालेंगे, तो टोटल इवेंट क्या क्या हो सकता है, तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल। खाली रिपीट नहीं करना है, यह टोटल 8 होगा, टोटल 8 इवेंट होंगे। याद रखना इसमें 2 चीज, 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक पूछेगा एटलीस्ट और दूसरा पूछेगा एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब ही होता है कम। अब जैसे मम्मी तुमसे पूछी कितना खाओगे रोटी, तुम बोले मम्मी कम से कम 10 रोटी खाएंगे, मतलब 11 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा। अगर मम्मी पूछी कि कितना रोटी खाओगे, तुम बोले लगभग हम 4 रोटी खाएंगे, मतलब मन नहीं है तुम्हारा तो नहीं भी खा सकते हो, लेकिन 4 से 5वां नहीं होगा, हो सकता है कि 2 रोटी हो सकता है 3 रोटी। अब जैसे मैं बोलूं कि कल तुम मुझे कितना पैसा दोगे, तो तुम बोले कि सर कल कम से कम 1000 रुपया देंगे, तो मेरा टारगेट हो गया कि 1000 रुपया आएगा। तुम 1000 से 1 लाख दे सकते हो, 1 करोड़ दे सकते, लेकिन 999 नहीं दे सकते हो। लेकिन हम तुमसे बोले कि कल कितना रुपया, तुम बोले कि सर लगभग 1000, मतलब 100 रुपया भी दे सकते हो सकता है 50 रुपया भी दे दो, और नहीं होगा तो कर्जा लेकर तो नहीं दोगे। मतलब लगभग में श्योर नहीं है कि हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट में ये श्योर है कि जो अमाउंट बोलोगे वह देना होगा।
इसलिए एटलीस्ट में याद रखिएगा, एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। 3 हेड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 हेड नहीं चलेगा, 0 हेड नहीं चलेगा। लेकिन एट मोस्ट 2 हेड, तो 3 हेड वाला को छोड़कर 2 हेड भी ले सकते हैं, 1 हेड भी ले सकते हैं, 0 हेड भी ले सकते हैं। 0 हेड का मतलब क्या है? जब तीनों टेल होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग डाइस। लूडो तो सब लोग खेले होंगे, तो डाइस में क्या क्या आता है? तो 1 2 3 4 5 6। और जब 2 डाइस को लेते हैं, जब कैसीनो, जब आपका व्यापारी जब खेलते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है 2 डाइस में? तो 1 1 1 2 1 3 ये आएगा। ऐसे कर करके आपको 6 1 6 2 6 3 6 4 टोटल 36 इवेंट होगा। आपसे पूछेगा डबलेट, मतलब सेम सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। मतलब डबलेट कितना है? तो 6। और टोटल इवेंट कितने हैं 2 डाइस में? तो 36। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/6। अब बोला कि 2 डाइस को जोड़कर 10 होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? तो 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 7 3 नहीं होगा। किसी भी डाइस में देखे हो 7 होता नहीं होता है। क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अगर बोला कि दोनों डाइस को जोड़ के 12 होना चाहिए, मतलब दोनों पर 6 6 होना चाहिए। 5 7 नहीं होगा, 4 8 नहीं होगा, लेकिन 6 6 होगा, मतलब 1/36। अब आते हैं हम लोग जुआ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड। जिस समय जाओगे खरीदने कार्ड, तो 50 रुपए में देगा अच्छा वाला, नहीं तो 10 रुपया से स्टार्ट है। टोटल उसमें कार्ड जो होता है वह होता है 53। तो इसमें से एक अपने नाम से हटा दो, एक कार्ड जो है अपना नाम का निकालकर बाहर फेंक दो, जिसको हम लोग बोलते हैं जोकर। इसका वैल्यू बहुत है इस जोकर का। ये जोकर पूरे कार्ड में सबसे पावरफुल यही है। ये मारा जाता है उसी समय, डाला जाता है उसी समय जब पावर सबसे ज्यादा हो, तो इसलिए जोकर को हटा दो। अब बचा 52, 52 कार्ड। अब देखो 52 कार्ड है, मतलब 4 भाई बैठे खेलने के लिए। चारों भाई का नाम क्या था? स्पेड, क्लब, मतलब राजा दशरथ जी ये हुए। राजा दशरथ जी के 4 लड़के थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, याद रखो। स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। अब देखो यह चारों जो है 52 का हिस्सा लगा, तो बोला गया कि जमीन बंटवारा हो जाए, मतलब 52 रुपया है या 52 कट्ठा या 52 गज जमीन है, तो कितने कितने का हिस्सा होगा? तो 13/52, 13/52, 13/52, 13/52। अब क्या है, इसमें से 2 कार्ड जो होगा वह ब्लैक होगा और 2 कार्ड जो होगा वह रेड होगा। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितना हो जाएगा? तो 26। और रेड कार्ड कितना हो जाएगा? टोटल 26। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52। अब देखना है इसमें कि कौन कौन पत्ता है, तो कौन कौन कार्ड है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। टोटल कार्ड जो है इसी नाम से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो पहला नंबर याद होगा, एलिमेंट में भी जो पहला नंबर था बहुत खतरनाक था, हाइड्रोजन। उसने अपना चाल नहीं बदला, कहा कि नहीं हम हैं एक, मतलब हम मेटल जैसा दिखेंगे लेकिन हम रहेंगे नॉन मेटल। उसी तरह से इसमें भी जो पहला कार्ड है, इसने कहा कि नहीं हम रहेंगे एक, लेकिन हमारा नाम जो होगा वह होगा एक का, जिसको हम लोग बोलते हैं एस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस। तो जब एक जब होगा तब एस बना, तो 11 वाला तो और आग लगाएगा। जो 11वां नंबर है इसमें तो 2 1 है, ये तो और पागल हो गया। यहीं पर
पोटेशियम सर फिर आते हैं और मेरे नाम के अलावा फिर यहाँ आपको कुछ नहीं मिले। किंग, इसको बोलते हैं राजा। 12वां कार्ड क्वीन, इसको बोलते हैं रानी। और 13वां कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं जैक, जिसको हम लोग बोलते हैं गुलाम। तो 1 2 3 1 से लेकर 13 तक सब में एक एक है। मतलब यह 13 कार्ड जो है स्पेड में भी है, यह 13 कार्ड जो है क्लब में भी है, यह 13 कार्ड हर्ट में भी है, और यह 13 कार्ड डायमंड में भी है। मतलब यह 13 जो है यह चारों में है। मतलब 13 गुने 4, 13 का टेबल, 13 4 जा 52। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 52 हो गए। यह 13 जो है स्पेड में भी एक एक, क्लब में भी एक एक, हॉट में भी एक एक, और डायमंड में भी एक एक। तो यह 13 जो हो गया यह मिलकर क्या बना? 52 कार्ड। अब कहा गया राजा तो भाई आदेश देगा ना, हमेशा राजा आदेश ही देता है। ये शुरू से तुम लोग भी जानते हो, हिस्ट्री पढ़े होगे। तो राजा ने आदेश दिया कि नहीं, यह जो 10 है इस पर कोई फोटो नहीं होगा, मतलब नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं होगी। इसने बोला, राजा ने कहा कि नहीं, मेरी रानी है और मेरा एक गुलाम है, हम ही तीनों का फोटो होगा। मतलब फोटो वाला कार्ड, फोटो वाला कार्ड अगर आपसे पूछेगा तो फोटो वाला कार्ड राजा कितना है टोटल? तो 1 2 3 और 4, चारों में एक एक राजा, मतलब टोटल 4 राजा। चारों में एक एक रानी, टोटल 4 रानी। और जब राजा रानी है तो एक नौकर भी रखेगा जिसको कहेंगे गुलाम। और टोटल फोटो वाला कार्ड, फेस कार्ड, टोटल कितना हो जाएगा? तो 12/52। टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12/52। तो पूछेगा बिना फोटो वाला कार्ड, बिना फोटो वाला कार्ड। तो मैंने शुरू में ही सिखाया था, बिना नॉट लगा मतलब 1 - 12/52 कर दो। तो 52 - 12 40/52। अब क्या बोलिए? हाँ हाँ, उसको करिए ना, लोएस्ट टर्म में कीजिए। 4 से 10 मेन है कि हमको नहीं ना आता है लोएस्ट टर्म में करने, इसलिए हम नहीं काट पाए। आपको आता है, काट लीजिए। अब आपसे पूछा और मतलब क्या होता है? या मिर्दुस और राहुल पार्टी में जाएंगे। हो सकता है मिर्दुस भी जा सकता है, हो सकता है कि राहुल भी जा सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक जा सकता है या नहीं भी जा सकता। और का मतलब या होता है। तो आपसे पूछा किंग और क्वीन दोनों दुविधा में है, तो किंग का 4, क्वीन का 4, दोनों मिलाकर कितना? 8/52। और जहां रहेगा बस ऐड कर देना है। आपसे पूछा किंग और जैक, तो टोटल कितना? 8/52। आपसे पूछा एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी 4/52। तो नन एस की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 52 - 4 48/52। आ गया समझ में? आगे बढ़े जिया। नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना नहीं है, इसको अभी 50 बार पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। आ गया ना? तो कार्ड आज ही जाके खरीद लेना और अपने नाम का जोकर निकाल के पहले फेंक देना, ठीक है ना? क्या होता है? हाँ, अगर आपसे पूछ दिया, सुनो, अगर आपसे पूछ जाए तो डिलीट हो गया। अगर आपसे पूछ दिया 5 ऑफ 5 ऑफ स्पेड, तो स्पेड में 5 कितना होगा? तो एक ही ना होगा, तो 1/52। पूछ दिया 8 ऑफ स्पेड और क्लब, स्पेड में 8 कितना होगा? 1, और क्लब में भी कितना होगा? 1, तो 1 + 1 2/52। अब समझे मेरे दोस्त? हाँ, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ये सब हम पढ़ा रहे हैं 8वां वाला। आज 8वां में क्लास 8 में अगर तुम्हारे टीचर अगर तुमको कार्ड उड खिलाए रहते तो आज हमको नहीं पढ़ाना होता, उस समय तक खिलाए नहीं वो। अब आते हैं हम लोग
एवरेज निकालना जानते हैं किसी भी चीज का। एवरेज मतलब क्या होता है, किसी भी क्लास में जैसे 5 बच्चे हैं और पांचों के पास कुछ ना कुछ रुपया है, तो हम क्या करते हैं, पांचों के पैसे को अब जैसे कहीं तुम लोग पिकनिक टूर पर जाते हो, 4 दोस्त मिलकर पिकनिक टूर पर गए, तो कैसे करते हो, तो चारों पहले रुपया जोड़ते हो और 4 से डिवाइड करते हो। मतलब एक रूम अगर लिए तो उसमें चारों तो सो नहीं सकता है, तो 2 रूम लेंगे, दोनों का खर्चा जोड़कर और 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज। रिजल्ट कैसे निकलता है, पांचों विषय का जो मार्क्स है उसको ऐड करके 5 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज। तो बचपन में क्लास 8 तक एवरेज चलता रहा, बाद में आ गया मीन, अब उसके बाद आ जाएगा मीडियन, उसके बाद आ जाएगा मोड। तो मीन, मीडियन एंड मोड, हम लोग को स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज पढ़ना है। एक है आपका मीन, दूसरा है आपका मीडियन और तीसरा है आपका मोड। मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब बीच वाला, मीडियन का मतलब बीच वाला, अब मोड का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग कहते हैं मोड। तो तीनों के बीच में फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीन मतलब होता है एवरेज निकालने का, तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ, फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग कहेंगे मीन। मीडियन का मतलब होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ। सी एफ मतलब होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब आते हैं मोड। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ माइनस बी एफ बाई 2f माइनस बी एफ माइनस जी एफ इंटू एच। देखो बी एफ का मतलब याद रखना बैक फ्रीक्वेंसी, और जी एफ का मतलब याद रखना गेट आफ्टर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया 10, 12 और 15, तो एक चीज याद रखना, ये है फ्रीक्वेंसी, तो इसके पीछे वाला जो होगा वह कहलाएगा बी एफ और इसके आगे वाला जो होगा वह कहलाएगा जी एफ। ये फॉर्मूला है मीन इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ, मोड इक्वल मीडियन इक्वल टू एल प्लस, एल मतलब लोअर लिमिट, एल मतलब लोअर लिमिट, एन मतलब टोटल सम, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फिर एल मतलब लोअर लिमिट, एफ माइनस फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बी एफ मतलब पीछे वाला फ्रीक्वेंसी, और जी एफ मतलब गेट आफ्टर फ्रीक्वेंसी मतलब आगे वाला फ्रीक्वेंसी, और एच मतलब क्या है, हाइट। अब समझो जैसे 10 से 15 का दे दिया, 15 से 20, ऐसा टेबल आपको दे दिया, तो लोअर लिमिट क्या है 10 और हाइट क्या है, तो 15 माइनस 10 तो कितना 5, लोअर लिमिट क्या है 15 और 20 माइनस 15 गया तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्या समझ गए, ये फॉर्मूला है मीन इक्वल टू एफ एक्स बाई एफ, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ, और मोड इक्वल टू, अभी खाली फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, अभी खाली तुमको हम क्या बोले, ये क्लास करने के बाद भूल जाना, ये तुमको याद आएगा मेरा कब, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे क्लास 10 का तब। खाली अभी तुमको ध्यान में रखना है कंसेप्ट और फॉर्मूला। तो मोड इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस बी एफ बाई क्या हो जाएगा 2f माइनस बी एफ माइनस जी एफ इंटू एच। अब आते हैं नेक्स्ट, खाली आपको
इसको ध्यान में रखना है और कहना है उस दिन जिस दिन हम पढ़ाएंगे, हाँ सर ये चीज तो आप बताए थे हमको। अब आते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें 90 डिग्री बनता है उसको कहते हैं बेस, और जिस पर 90 डिग्री बना, जो लाइन 90 डिग्री को जो, उसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ा साइड होता है वह होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं आज का। बोलते बोलते हम थक गए, अब नहीं पढ़ा सकते हैं ज्यादा। अब देखिए, तो यह 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसमें यह एक 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम इसको थीटा लिए तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको थीटा लिए, अब देखो ना, जैसे एक एंगल है यह 90 डिग्री है, यह है 40 डिग्री, तो हम क्या करते हैं 90 प्लस 40 कितना होता है 130, और क्या हम करेंगे 180 में से 130 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अगर कोई ट्रायंगल है, ये है आपका 90 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 150, तो 180 में से 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। ये समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम नहीं समझा सकते हैं अभी, फिर से जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे उस दिन समझाएंगे। खाली बस तुम लोग देखते रहो और उस दिन कहना कि हाँ सर ये चीज आप पढ़ाए थे। लेकिन ए बी सी, यह है 90 डिग्री, यह है सी, मतलब यह है थीटा। थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा जिस पर बनता है उसको कहते हैं बेस, और जो सबसे बड़ा साइड होता है वह होता है एच। तो यह सी जो है यह क्या है थीटा, तो देखो इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया नाम रखा। अब जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है ना, जैसे रॉकी, टॉकी, मॉकी, कुछ भी नाम रखा जाता है ना, उसी तरीके से इसमें नाम रख दिया गया। नाम क्या रख दिया गया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा के सामने वाला साइड क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक तो एच बाई पी, कॉस का उल्टा होता है सेक तो एच बाई बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट तो बी बाई पी। अब कुछ नहीं करना है इसमें, जब उल्टा है तो मतलब अगर 2 है तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। नेक्स्ट, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस सब को रटना है, दिमाग नहीं लगा, दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। तुमको रटना है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हाइपोटेनस बाई बेस। tan का उल्टा होता है कॉट, तो बेस बाई परपेंडिकुलर। अब आते हैं हम लोग, अब जब थीटा है, अब थीटा के जगह पर कुछ भी वैल्यू ले लिए, मेरे मन में कुछ भी वैल्यू लेते, कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री तक ही ना जाएंगे, मैक्सिमम तो 90 डिग्री है। तो हम कुछ भी वैल्यू ले लिए, 0, 30, 45, 60 और 90, हम कुछ भी वैल्यू ले लिए। और इधर हम ले लिए साइन, कॉस और tan। साइन यहाँ क्या है? 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख देंगे और 4 से भाग कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे। ये ट्रिक याद रखना है एग्जाम के लिए। एग्जाम में जाना सीधे पहले कॉपी पर 0, 1, 2, 3, 4 कर लेना। तो साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90, 1। कॉस में कुछ नहीं करना है, कॉस में आपको बस अपना दिमाग लगाना है, उल्टा चलना है। कॉस 0 इसको लिख दो 1, कॉस 30 तो 60 का वैल्यू लिख दो, कॉस 45 1/√2 रहने दो क्योंकि ये बीच में है, फिर कॉस 60 ये आ जाएगा 1/2 और कॉस 90 0। फिर हम पढ़ाए थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड √3/2, तो क्या हो जाएगा? 1/√3। फिर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बस इस तीनों का वैल्यू आपको रटना है। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड। हमने पहले ही बोला साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अगर आपसे पूछे कोई भी कॉसेक 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 का उल्टा तो 2। अगर आपसे कोई पूछ दिया सेक 30, सेक किसका उल्टा है? तो कॉस का, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना है? √3/2, उल्टा कर दो 2/√3। तो चलिए आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं। आदिया बहुत बहुत धन्यवाद क्लास सुनने के लिए। आज उसको बुखार है फिर भी वह क्लास कर रही है। तो कल फिर रात में 8 बजे मिलते हैं। कल केमिस्ट्री का बुक जिनके जिनके पास प्रदीप आ गया हो तो भी ठीक, नहीं आ गया हो तो एनसीईआरटी बुक लेकर जरूर बैठिएगा। और मैथ्स में कल रियल नंबर हम कंप्लीट करेंगे। ये दो चीज कल आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री कंप्लीट और मैथ्स का कल फर्स्ट चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर रात 8 बजे। ओके बाय, गुड नाइट। क्या? तो क्या कर दे इसका? भाई अभी इसको हम 50 बार पढ़ाएंगे, फिर अगला संडे बेसिक ही पढ़ाएंगे, हर संडे को स्पेशल हम यही रटाएंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, अभी चैप्टर तो हम पढ़ाए ही नहीं। देखो अभी हम बेसिक पढ़ाए हैं, जिस दिन हम चैप्टर पढ़ा, आज तुमको हम 8 चैप्टर कंप्लीट किए हैं क्लास 10th का, ये मैं बताऊंगा जब खत्म करूंगा उस समय। ठीक है ना? ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा कौन कौन चैप्टर मैंने बताया है। ठीक है, आज का वीडियो जितना देर मैंने पढ़ाया है ना केवल उसको सुन लो, समझ लो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भूल जाओ। फिर अगले संडे फिर हम आएंगे, हम भाग थोड़ी रहे हैं। ठीक है ना? पहले तबीयत ठीक करो। चलिए बाय। हाँ बोलिए मृदुस। नहीं प्रदीप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखो
एक चीज समझ लो, पहले तुम लोग को मैं बता दे रहा हूं, अगर जो बच्चा दिमाग लगा रहा है एसएसटी बायो रटने का, या एसएसटी बायो इंग्लिश और हिंदी, देखो ये जो 4 सब्जेक्ट जो है ना, हिंदी इंग्लिश बायो और एसएसटी, ये चारों का कैरेक्टर एक है। मतलब तुम कितना भी पढ़ लो, चाहे तुम आज से इंग्लिश पढ़ लो, अंतिम में नंबर उतना ही आना है जितना तुम्हारा क्रिएटिव माइंड क्लास 5 6 7 8 में था। डिस्क्रिप्शन तुम वही लिख सकते हो जिसकी क्रिएटिविटी जितनी अच्छी होगी। एसएसटी में नंबर लाने का एक ही तरीका है, रटना होगा। हिस्ट्री में तुमको डेट रटना ही होगा। बायो में तुमको नंबर लाने का एक ही तरीका है, रटना होगा। तो इसलिए बायो इंग्लिश एसएसटी और हिंदी, अभी उस चारों पर 25% फोकस करो और एग्जाम के गैप्स के बीच में 100% फोकस करो। अभी से अगर उस चारों पर लगोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। 11 12 में क्या प्रॉब्लम आता है, बच्चा इंग्लिश फिजिकल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब शुरू से ही करना चाहता है, इसी कारण वो फोकस नहीं कर पाता। अभी टारगेट ही कर लो कि 31 जुलाई तक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हमको कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम आपका सितंबर में होगा, जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वह होगा आपका सितंबर में। सितंबर में एग्जाम के पीरियड में 100% एसएसटी को दो, तो उससे तुमको नंबर उतना ही आएगा जो तुम आज से तैयारी कर रहे हो। रटने वाला चीज है बायो एसएसटी, इसलिए प्रदीप ले लेना और सैंपल पेपर जरूर ले लेना। एसएसटी का सैंपल पेपर और सवाल का जरूर ले लेना, उसी से रट लो। ठीक है, चलिए बाय।